नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और नमस्ते आप। मैं आपके साथ के राणा बात करेंगे कि हिंदुस्तान आजादी के 76 सालों में कहां पहुंचा है और पाकिस्तान इन 76 सालों में कहां पर खड़ा है। हमारे साथ पाकिस्तान से पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और हिंदुस्तान के भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे और दोनों पत्रकारों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बंटवारे के समय पर दोनों देशों की स्थिति क्या कुछ थी और उसके बाद आज जब हम 77वां अपना स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है तो बीते 76 सालों में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, उन्नति के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में। और इन्हीं मुद्दों पर और इन्हीं क्षेत्रों में पाकिस्तान कहां खड़ा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है और उन्नति और समृद्धि में पाकिस्तान कहां है। एक स्वस्थ चर्चा हम पत्रकारों से इसी विषय पर करेंगे क्योंकि 1947 का वो दिन आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अगर पढ़ा है और सुना है तो स्मृति में वो छप जाता है। यूं मान लीजिए कि वो भारत के इतिहास के लिए एक ऐसा अध्याय है जिसको कभी किसी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। बंटवारे की वो स्थिति इस बात का ऐलान किया गया कि बंटवारा होगा, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन जाएगा। और अब ऐसे में सवाल यही होंगे कि 76 सालों में पाकिस्तान किस पायदान पर खड़ा है और हिंदुस्तान किस पायदान पर खड़ा है। हम बात कर रहे थे 1947 के कि जब इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनेगा हिंदुस्तान से अलग होकर, तो उसके बाद वो तस्वीरें और उस भयावह स्थिति को देखा है, सुना है। हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी न भुलाया जाने वाला एक अध्याय है वो, जब पाकिस्तान की तरफ से आने वाली रेलगाड़ी में तमाम हिंदू भरकर आए तो उसमें हिंदू नहीं लाशें आई थी। खून से लथपथ वो गाड़ियों को हमने देखा है और जो जिंदा बचे वो लाखों शरणार्थी जो कई महीनों तक भूखे प्यासे रहे, जो इधर से पाकिस्तान पहुंचे, वो एक ऐसा जुनून और ऐसे हालात कि किसी की भी रूह को कपाते। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मानो इंसानियत उस दिन मर गई थी। और हमारे साथ इस चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजय राणा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भारत के, और दूसरे हमारे साथ चांद नवाब हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। संजय जी, सबसे पहले मैं उस स्थिति को समझना चाहता हूं कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग मुल्क बना तो वो स्थिति कैसी थी, और उसके बाद जो ट्रेनों में हमने आते हुए उन लाशों को देखा है, खून से लथपथ ट्रेन को देखा है, वो स्थिति और वो भयावह मंजर कैसा था? गुड आफ्टरनून राणा साहब, गुड आफ्टरनून। मैं फेलो। देखिए, जब हम बात करते हैं 1947 की, तो कल का दिन जो 14 अगस्त था उसको हम कभी भूल नहीं पाते कि हमारे देश के लिए काला अध्याय है, क्योंकि लाखों लोग, लाखों लोगों की जो बंटवारे के दौरान जिनकी हत्या की गई थी, नृशंस हत्या की जाएगी, जिन्होंने अपना घर बार जमीन जायदाद सब छोड़ करके एक जगह से भारत की तरफ कूच किया था, जिस तरह से हत्याएं की गई थी, जिस तरह से कार्य किए गए थे, उसको तो जितनी भी शब्दों में निंदा की जाए राणा जी उतना कम होता है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी थी, हम तो कहते हैं कुछ लोगों ने 2 जून 1947 को एक बैठक बैठी थी, एक रूम में लोग 12 से 14 लोग बैठे थे राणा साहब, और वो 12 से 14 लोगों ने हमारी करोड़ों जनता की भविष्य की और इस देश की जो जीता जाता देश था उसकी भविष्य को
निर्धारित कर दिया था, सिर्फ 12 से 14 लोगों ने। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कह सकते हैं इस देश का बंटवारा कर दिया, और देश का बंटवारे के बाद क्या क्या हुआ सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी उस भयावह स्थिति को अगर हम याद करते राणा जी, तो हमारी आंखें भर आती हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों तरफ ऐसा ही हालात थे और दोनों तरफ के लोगों के साथ ऐसे निरसंग हत्या की गई थी। देखिए वो जो 10 लाख लोग तकरीबन पलायन हुआ था जो भारत की तरफ आए थे, और लाशों की ट्रेन भर भर के आई थी, जो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, उसको महसूस करने वाले कुछ लोग हमारे बीच में आज जीवित हैं। जब उनकी आत्मकथा सुनते हैं, आत्मजीवनी सुनते हैं, तो ये रोंगटे खड़े कर देता है, हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। तो वो घटना घटी थी। जब हम आज तुलना करते हैं पाकिस्तान की, देखिए एक ही साथ दोनों देश, हम तो कहेंगे हमसे एक दिन पहले वो आजाद हो गया था, हम एक दिन बाद आजाद हुए, लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए। बिल्कुल, मैं इसी पर एक सवाल लेना चाहता हूं। बिल्कुल संजय राणा जी, आपने कहा कि हमसे एक दिन पहले आजाद हो गया था पाकिस्तान। चांद नवाब, मेरा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान आजाद किससे हुआ था, अंग्रेजों से, या भारत से अलग होने को वो आजादी मानता है? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अंग्रेजों से, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क चाहिए था मुसलमानों के लिए पूरे खित्ते में, एशिया में, जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक चलाई। इस तहरीक में मुसलमानों के साथ मिनारिटी के लोग भी थे, क्योंकि पाकिस्तानी जो सब्ज हलाली परचम में, उसमें अक़लियत का भी निशान है सफेद, इसलिए दोनों तमाम लोगों ने एक अलग मुल्क के लिए जो तहरीक चलाई। उसके बाद जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में 1947 14 अगस्त को रमजान में जो है पाकिस्तान क़याम वजूद में आया और एक इस्लामी मुल्क बना, जहां कायदे आज़म ने कहा मुसलमानों के साथ तमाम अक़लियतों को भी वही हकूक हासिल होंगे जो मुसलमानों को है। एक आज़ाद मुल्क हुआ 76 साल बाद। 14 अगस्त को कल हमने पूरे जश्न के साथ पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया, जोश और खरोश के साथ। लेकिन नवाब साहब, आपके यहाँ तमाम ऐसे अंग्रेजों से, मेरे सब पहले सुन ले, मुझे भी बोलने दे। जब अंग्रेजों से अलहदा मुल्क बनाया तो वहां पे लोगों ने, हमारे लाखों लोगों को ट्रेनें भर भर के आई थी, उनको शहीद कर दिया गया, बच्चों को मारा गया, खवातीन की अस्पदरी की, उनको मारा गया, लाशें ट्रेनें भर भर कर आई यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो नया मुल्क बना था। लेकिन हर किसी की ख्वाहिश थी कि नवाब साहब अब थोड़ा सा सुन लीजिए। नवाब साहब, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ट्रेनों में खून से लथपथ ट्रेनें किस तरफ से पहले आई थी, लाशें पहले किस तरफ से आई थी, लेकिन वो एक दौर था जो गुजर गया। हाँ, पूरी बात सुन लीजिए नवाब साहब। हाँ नहीं, नवाब साहब सुन लीजिए। इतिहास उस बात की गवाही देता है, लेकिन वो एक दौर था जो गुजर गया। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आखिर जब देश आजाद होता है और 15 अगस्त को जिन्ना का रेडियो पर भाषण चलता है, संबोधन चलता है, तो वो भी आजादी की तारीख को 15 अगस्त ही संबोधित करते हैं। तो फिर ये 14 अगस्त की आजादी क्या हिंदुस्तान से अलग होने की आजादी है? क्योंकि पाकिस्तान तो गुलाम था ही नहीं, गुलाम तो सिर्फ हिंदुस्तान था। नहीं, देखे, हिंदुस्तान नहीं था, पूरा खित्ता अंग्रेजों के जो है उस पे था। अंग्रेज हम पे हुक्मरानी करते थे मुगलिया दौर के बाद, और उसके बाद जो है कायदे आज़म ने अलग मुल्क के लिए बात की थी, अंग्रेजों से आजादी ली थी। आजादी जो है लेकर आपने हिंदुस्तान बनाया 14 अगस्त को। पाकिस्तान हमने हिंदुस्तान नहीं बनाया नवाब साहब, थोड़ा सा इसमें ठीक कर लीजिए। हिंदुस्तान नहीं बनाया, हिंदुस्तान पहले से था। नवाब साहब, हाँ नवाब साहब, बड़ी हेल्दी चर्चा चाहता हूं। नवाब साहब आए थे वहां से, नवाब साहब, आजाद मुल्क में यहाँ वो लाशें आज भी चांद नवाब जी थोड़ा सा सुन लीजिए। चांद नवाब जी, हिंदुस्तान मुल्क अंग्रेजों से आजादी के बाद नहीं बनाया गया, वो पहले से था, बनाया पाकिस्तान गया। इस जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, मैं कह तो रहा हूं ना, मैं उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहता, मैं बड़ी हेल्दी चर्चा चाहता हूं। हुक्मरानी किसकी थी?
तो अलग से हिंदुस्तान नहीं बनाया गया ना, हिंदुस्तान तो पहले से था। आपने जो शब्द बोले मेरी उस पर आपत्ति थी। कहा था कि आए मिलकर हम जो है एक आजाद, इनसे आजादी चाहे अंग्रेजों से, गोरों से, कायजादत ने कहा था, नहीं कहा था नेहरू साहब को? मुझे तारीख अपनी भी दुरुस्त करें, नेहरू साहब से कहा था कि आए हम मिलकर इन अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि हुक्मरानी अंग्रेजों की थी, आजाद कोई भी नहीं था। कायद आजम ने, आप समझ ही नहीं रहे मेरा सवाल क्या था, आप कहानी क्या सुनाने लगे। बिल्कुल संजय जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ आप ही की बात कर, आप संजय जी। एकदम व्याकुल भारत होकर के बोले थे, इसलिए व्याकुल भारत बोल रहा हूँ कि मैं भारत का निवासी, इनको व्याकुल पाकिस्तान बोलना चाहिए। देखिए जब आप बात करते हैं, जो जिन्ना साहब की बात करते हैं, उन्होंने आजादी में क्या योगदान दिया उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये बात कर रहे थे कि हमने अंग्रेजों से आजादी ली। अब आपने अंग्रेजों से आजादी नहीं ली थी, आपने एक मुसलमान मुल्क बनाया था हमारे एक मुल्क को तोड़ करके, तो आपने कोई आजादी नहीं ली थी। अगर इतिहास के पत्रकार हैं, मैं तो जरूर आपको सम्मान करता हूं पत्रकार की नजर से, और जब इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जितने भी मुस्लिम नेताओं के नाम आप बता रहे हैं, 1919 उठा करके 1922 तक का देख लिए, खिलाफत मूवमेंट के साथ है, कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे खिलाफत के लिए। जो तुर्की है, जो आज का तुर्की है, उसके खिलाफ जो राजा हुआ करते हैं उसके पक्ष में लड़ रहे थे, ना कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो अपना जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। आज राणा साहब जब हम बात करते हैं, दोनों देश लगभग हम मान लेते हैं कि एक ही साथ आजाद हुए, आज दोनों देशों की स्थिति देख लीजिए कहां पे है। एक भुखमरी के कगार पे, और एक जो दूसरा देश है दूसरे को रोजगार दे रहा है, जिसकी तरफ वर्ल्ड एक मार्केट की तरह देख रहा है, पूरा दुनिया उसके तरफ एक नजर से देख रही है कि विश्व शक्ति बनेगा। भाई देखिए हमारी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2000 तक आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान की हालत 1998 तक हिंदुस्तान से अच्छी थी। उनकी जो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो तकरीबन 70% थी पूरे देश में, और हमारी 1998 में इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में 56% थी। आज इनकी इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 94% है, हम 99.9% पे बैठे हुए हैं। तो ये देख लीजिए विकास। अब आते हैं हम आपकी इकोनॉमी, थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और आईना दिखाना भी जरूरी है। देखिए जब हम बात करते हैं राणा जी के साहब की इकोनॉमी की, देखिए इनकी पर कैपिटा इनकम 2000 तक हमसे ज्यादा थी। आज पर कैपिटा इनकम के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, तकरीबन 50% आपसे ज्यादा है। अगर हम जीडीपी की बात करें, या हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, जो फॉरेन रिजर्व जिसको कहते हैं, हमारे पास तकरीबन इसमें 597 बिलियन डॉलर है, आपके पास 9.36 बिलियन डॉलर। तो आपको देखना चाहिए कि आपकी जो नीति थी आजादी के पहले, आजादी और आजादी के बाद, नीति में बदलाव नहीं किया, उसकी वजह से आज आपके देश की हालत क्या हो गई है, कट्टरता की वजह से। देखिए आप अपने मुल्क का ध्यान अपने मुल्क की तरक्की पे लगाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आपके लोगों ने अपनी मुल्क की तरक्की छोड़ करके दूसरों के पैसे पे अपना ध्यान लगाया, और दूसरों को घरों में अराजकता फैलाने पे अपना ध्यान लगाया। तो देखिए आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। 2021 में जैसे अफगानिस्तान से फोर्स मूव हुई यूएस की, देख लीजिए आपके पास आज के दिन में आईएमएफ के पास पैसा मांग रहे हैं, और आपको आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा है। आप जाके सऊदी अरेबिया के पास जा रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे। ये स्थिति आपकी बनी क्यों? मैं तो खुद बोल रहा हूं, 2000 के पहले देख लीजिए आपकी स्थिति हमसे तो अच्छी थी। आज देख लीजिए पूरा दुनिया हमें बोलता है विश्व गुरु, हमें ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बोलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिस्टर बॉस, और यूएस के प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताने की जरूरत नहीं। अरब के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके पास तो मिलने के लिए भी टाइम नहीं होता। तो देखिए ये डिफरेंस है। छोटा सा एक और जानकारी जोड़ देता हूं, दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, उसमें आपको उम्मीद थी कि 14 अगस्त को शायद पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है उस पर जलेगा, लेकिन वो जलाया नहीं गया। सारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। और हमारे जाके देखिए हिंदुस्तान का फ्लैग बुर्ज खलीफा में पूरा लाइटों से उसको सुशोभित किया गया। ये डिफरेंस है। जब आप अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना दिमाग अपने लोगों के डेवलपमेंट और विकास में लगाना चाहेंगे, तभी उस देश का विकास होगा। लेकिन आपने अपनी सारी एनर्जी, नवाब साहब यानी पाकिस्तानियों ने सारी एनर्जी दूसरों को ध्वस्त करने में लगा दिया। बिल्कुल नवाब साहब, मैं उन पुरानी बातों पर ज्यादा चर्चा भी नहीं चाहता हूं, मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं कि 76 साल में हिंदुस्तान कहां है, यह भी संजय राणा साहब ने भी बता दिया, और पूरी दुनिया को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी बता दिया। क्या आपके यहां भी, क्योंकि मैं जानकारी जुटाने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं मिल नहीं पाई, तो क्या
आपके स्वतंत्रता दिवस पर आपके प्रधानमंत्री भी संबोधित करते हैं और 76 सालों में पाकिस्तान कहां खड़ा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने भाई की जो बात की है यूएई की, यूएई में तमाम जगह जो है पाकिस्तान का 14 अगस्त को जश्न आजादी मनाया गया। पाकिस्तान में यूएई, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, शाम, लिबनान, जो सिफारत खाने, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ने जो है नेशनल डे पाकिस्तान का मनाया, जश्न मनाया। पूरे अरब इमारत में मनाया गया। यहाँ बात ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शायद आपके यहाँ कल बिजली नहीं होगी, टीवी आपने नहीं देखा होगा कि जश्न आजादी बिजली किसके यहाँ जाती है ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। नवाब साहब, बिजली किसके यहाँ जाती है पूरी दुनिया ने देखा है। कुछ दिन पहले आपके तो मंत्रियों तक की बिजली काटी गई, उनमें कटौती की गई कि देश को मिल सके। आप बिजली हिंदुस्तान के जाने की बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी पड़ोसी मुल्कों से होती रही है। पाकिस्तान को नुकसान जो है दहशतगर्दी से मिला। जंग मुसल्लत की गई पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में, आतंकवादी पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान तरक्की हर जगह हर मुल्क में जाकर के एक लोन की उम्मीद। नवाब साहब, दुर्भाग्य की बात है। नवाब साहब देखिए, ख्याली पुलाव पकाना बड़ा आसान है। खाने वाले नवाब हैं। हाँ, आज तो नवाबियत रही नहीं। नवाब साहब, ख्याली पुलाव पकाना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत से रूबरू होना भी सीखिए। मैं रियल हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग हकीकत को जानना सीखिए। हकीकत को जानना सीखिए नवाब साहब। पूरी दुनिया क्या कहती है पाकिस्तान के बारे में? पूरी दुनिया ताकत बना, दुनिया आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान कहती है, और आप कहानी नहीं सुना रहे हैं। की गई उससे दहशतगर्दी का हमें सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्दी का आपको सामना इसलिए करना पड़ रहा है चांद साहब कि दहशतगर्द आप पैदा करते हो। जब आपके घर में दहशतगर्द होंगे तो आप ही करेंगे। उस पर चलते पाकिस्तान की तरक्की सारे आतंकवादी गुट आप ही के घर में क्यों नवाब साहब, आप सारे उग्रवादी आप ही के घर में क्यों पना लेते हैं? सारे कट्टरपंथ आप ही के यहाँ क्यों पैदा होते हैं? वो बताने की जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया है। IMF में तो आप भी जाते हैं, तो दुनिया जाती है अपने उसके लिए। दुनिया इनकी आजादी का जश्न मनाया, बिल्कुल मनाया होगा। पाकिस्तान कॉन्सुलेट में सिर्फ मनाया गया होगा जश्न, और कहीं नहीं मनाया गया था। आप एक भी विजुअल, एक भी ऐसा नवाब साहब, मेरा तो बड़ा स्पष्ट सा सवाल था। नवाब साहब कोशिश की कि किसी तरह दहशतगर्दी करे। ग्वादर में 13 को कोशिश की, नवाब साहब, हमारी फोर्सेस काम बना दिया। और हर पाकिस्तानी, नवाब साहब, हिंदू हो, नवाब साहब सुन तो लीजिए। नवाब साहब, आजादी पूरी दुनिया में मनाया है, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, मैं तो कह रहा, अरे बिल्कुल दूसरे गिरोह पे भी मनाया गया होगा, वो छोड़िए ना बात, मेरे सीधे पॉइंट पर आइए आप। नवाब साहब, अरे नवाब साहब सुन तो लीजिए। नवाब साहब, दूसरे ग्रह पर भी आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया होगा, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा बड़ा स्पष्ट सा सवाल है कि क्या स्वतंत्रता दिवस पर आपके प्रधानमंत्री भी संबोधित करते हैं देश को? और क्या आपके प्रधानमंत्री ने भी कोई विजन दिया देश को अपने स्वतंत्रता दिवस पर? बड़ा सीधा सा सवाल है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने भी पैगाम दिया, पूरी कौम को खिताब किया। हमारे थे नहीं, मैं है वालों की बात कर रहा हूं। नवाब साहब थे कि नहीं? नवाब साहब थे कि नहीं? जो है उनकी बात कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री अभी जिंदा है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जिंदा या बिना प्रधानमंत्री के देश चला रहे हैं आप? बस समझ में आ गया राणा साहब ने देश की क्या हालत है। वैसे भी आरोप लगते हैं आपके यहाँ की आर्मी आपके यहाँ सरकार चलाती है, देश चलाती है। आप उस बात को स्वीकार कर गए। अपनी लाइटें ना जलाएं, नवाब साहब, पैसे कम खर्च करें, नवाब साहब, आतंकवाद बढ़ाएं, ये पैगाम दिया होगा। नवाब साहब, बिना बिल्कुल, मैं तो नफरत भुलाकर ही आपसे सवाल कर रहा था। आप ही कहानियां सुनाए जा रहे हैं जबरदस्ती। नवाब साहब, लगातार आपके देश से ही आरोप लगते हैं कि आपके देश को पॉलिटिकल पार्टियां या फिर सरकार नहीं, आपकी आर्मी चलाती है। और इसी बात को आप स्वीकार करके कि प्रधानमंत्री थे,
हमारे यहाँ जमहूरी प्रोसेस है सर, सुने 5 साल मुकम्मल हुए, कल निगरान सेटअप आ गया। एक अपने देश का प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने 5 साल पूरे किए हों। 3 महीने बाद जमहूरी तरीके से इलेक्शन होंगे। हाँ, 3 महीने में जमहूरियत लोकतंत्र पाकिस्तान का देखा है पूरी दुनिया ने। नवाब साहब, पूरी दुनिया ने देखा है। इन 76 सालों में आप एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं दे पाई। आपका लोकतंत्र, आपकी जमहूरियत जिसने 5 साल पूरे किए हों। मुसलमान क्या आपके यहाँ तो बरहमन जो हिंदू है उनको भी आप अपने बराबर में नहीं देखिए, बिठाते। आप कहां की बातें कहां लेकर जा रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आपको हिंदू मुस्लिम के अलग कोई कहानी सुझाई नहीं देती। इनका जवाब देना चाहते हैं, इन्होंने बोला नफरत फैलाने का ठेका ले लिया है पाकिस्तान ने। जो मुसलमान हमारे देश से पाकिस्तान में गए, उन्होंने भी झंडे लहराए अपने घरों में। वो अपने पे फक्र करते हैं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तान नहीं गए। कम से कम उनके साथ शांति से रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, 3 टाइम खाना अच्छे से मिलता है। पाकिस्तान में खाना नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती। आटे के लिए लड़ते हुए पाकिस्तानी देखे। बताइए मुसलमानों को आप नवाब साहब ठीक है। नवाब साहब एक सीधा सा, नवाब साहब तालियां अब सवाल पर बजाना मेरे। 76 सालों में हिंदुस्तान चांद पर चला गया, चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान कहां? सर सबसे पहले देखा जाए तो चांद पे हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का फ्लैग गया था। ये बात भी आप कर ले। जब नासा गए के साइंसदान गए थे तो नवाब साहब कश्मीरियों पे भी पाबंदी लगाई। नवाब साहब सुन लीजिए, जश्न आजादी नहीं नवाब साहब, कश्मीर पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, चांद मियां को मुकाबला भी कर रहे हैं। हम कश्मीरी कल भी 14 अगस्त को कश्मीरी नवाब साहब नहीं मिला रहे हैं। इन्होंने बहुत ही वाजिब चीज बोली है, ढूंढने की उन पर पाबंदियां लगाई। पहले पहुंचा, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। हाँ, मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं इनको। नवाब साहब फ्लैग में चांद लगा लेने से चांद पर नहीं चले जाते। चांद पे तो आप रहते ही हैं, आप चांद पे ही रहते हैं। जब हमारे हम उसकी करते हैं, उससे पहले हम कहते हैं हम एक कौम है, पाकिस्तानी कौम है। हम ये नारा लगाते हैं मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को। इनकम है $370। सोच लीजिए $370। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? $2277। हम आपसे 50 आप लोग करते उस पर खर्च हो जाता है सारा। आप लोग छोड़ दो, आप कभी आपको याद नहीं है। आप लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करता है, आपके दिलों में जो है वसवत आजादी की तरक्की क्यों कर रहा है? आइए नवाब साहब खत्म करें, बिल्कुल हाथ बढ़ाएं, दोस्तियां मोहब्बतें पैदा करें। नवाब साहब दो बातों के जवाब देना चाहता हूं। एक तो फ्लैग में चांद लगा लेने से चांद पर नहीं चला जाता कोई, और दूसरा जो आपने अभी कहा तरक्की का, एक मिसाल आप बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए कि पाकिस्तान ने किस चीज में तरक्की की आतंकवाद छोड़कर। सर आतंकवाद आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भेजते। कुलभूषण यादव का बयान आपको है। हाँ, कसाब किसने भेजा था? कसाब किसने भेजा था? कसाब किसने भेजा था? कसाब किसने भेजा था? नहीं जानते थे कि नवाब साहब कसाब किसने भेजा था? हम तरक्की भी कर रहे हैं, हमारा आपके लिस्ट निकालनी शुरू की। जैसे मोहम्मद हमारे घर में पाया जाता है, लश्कर तैयबा हमारे घर में पाया जाता है, यूएस की फोर्स आके हमारे घर में ओसामा बिन लादेन को मारती है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप तो जननी है आतंकवाद के ग्लोबल। आपको पता नहीं जननी कहा जाता है? दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है उसकी जननी पाकिस्तान है। दुनिया में आप भेजते हो, नहीं मिलती है वो पाकिस्तान। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि आतंकवाद को पनाह कौन सा देश देता है, आतंकवादी कहां पैदा होते हैं, आतंक कौन फैलाता है, दहशतगर्द कौन है, पूरी दुनिया जानती है। आपके यहां से कितने लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया, कितने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय राणा जी आपका भी, और चांद नवाब जी आपका भी। लेकिन सवाल यही था कि आखिर इन 76 सालों में पाकिस्तान कहां पहुंचा और हिंदुस्तान कहां।
लेकिन इस बात का जवाब चांद मियां दे नहीं पाए। वो सिर्फ अपने झंडे में चांद को लगा देखकर ही खुद को चांद पर होना मानते हैं। चांद पर जाने का मतलब असलियत में वो नहीं समझते हैं। ना ही वो इस बात को समझते हैं कि रोटी कपड़े मकान की कीमत क्या है और पाकिस्तान की हालत क्या है, कि वो 2 वक्त की रोटी भी अपने देश के लोगों को दे नहीं सकता है। जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान के भीतर से आती हैं और आटे के लिए लोगों को लड़ते हुए देखा जाता है, वो पाकिस्तान की हकीकत को बयां करती है। पाकिस्तान के मंत्रियों के घरों की बिजली में कटौती सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि थोड़ी सी बिजली पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को भी मिल जाए, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को मिल जाए। लेकिन चांद मियां इन सारी चीजों से नजर घुमाकर बैठे हुए नजर आते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।